नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्यशील पूंजी के साधन या सोर्स, और दूसरा पढ़ेंगे कार्यशील पूंजी विश्लेषण की पद्धतियाँ, सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी के साधन या स्रोत। किसी भी संस्था द्वारा कार्यशील पूंजी की प्राप्ति के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन दो प्रकार के साधनों को प्रयोग किया जाता है। दीर्घकालीन साधन वे साधन हैं जिनके द्वारा स्थायी कार्यशील पूंजी की वित्त पोषण किया जाता है। दीर्घकालीन साधनों में सबसे प्रथम है अंश, शेयर्स। अंशों के निर्गमन के द्वारा संस्था द्वारा दीर्घकालीन कार्यशील पूंजी की वित्तीय व्यवस्था की जाती है। अंश दो प्रकार के होते हैं, समतांश एवं पूर्वाधिकार अंश। अंशों के स्वामी को अंशधारी कहा जाता है और अंशधारियों को एक निश्चित लाभांश का भुगतान किया जाता है। पूर्वाधिकार अंशधारियों को एक निश्चित दर से लाभांश का भुगतान किया जाता है, जबकि समतांशधारियों को लाभ की उपलब्धता के आधार पर लाभांश का भुगतान किया जाता है। ऋण पत्र दीर्घकालीन ऋण प्राप्ति का प्रमुख साधन है। ऋण लेने के प्रमाण के बदले में कंपनी द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसमें ऋण की शर्तें एवं ऋण भुगतान की शर्तों को उल्लिखित होता है, उसे ऋण पत्र कहते हैं। ऋण पत्र एक लेनदार की भांति है। ऋण पत्र के स्वामी को ब्याज का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाता है। थर्ड साधन है हमारा प्रतिधारित लाभ, रिटेन्ड प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग, रोकी गई आय। लाभ का वह भाग जो अंशधारियों को भुगतान नहीं किया जाता है, जिसे संचय या आर्थिक में रख लिया जाता है, वह प्रतिधारित आय कहलाता है। यह दीर्घकालीन कार्यशील पूंजी प्राप्ति का सबसे सस्ता एवं लागत विहीन साधन माना जाता है। इसका चौथा दीर्घकालीन साधन है स्थायी संपत्तियों का विक्रय। स्थायी संपत्तियों के विक्रय के द्वारा भी कार्यशील पूंजी की प्राप्ति संभव है। ऐसी संपत्तियों को जो व्यापार में अनावश्यक है या अप्रचलित हो चुकी हैं या जिनकी आवश्यकता व्यापार में अब नहीं है, ऐसी स्थायी संपत्तियों को बेचकर भी दीर्घकालीन कार्यशील पूंजी की प्राप्ति की जाती है। दीर्घकालीन ऋण आवश्यकता पड़ने पर संस्था द्वारा दीर्घकालीन ऋण प्राप्त कर कार्यशील पूंजी को प्राप्त किया जाता है। दीर्घकालीन ऋण किसी औद्योगिक संस्थाओं से, औद्योगिक वित्तीय निगम, राज्य वित्तीय निगम, नाबार्ड या किसी अन्य संस्थाओं से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये हुए हमारे दीर्घकालीन साधन। कार्यशील पूंजी की प्राप्ति के अल्पकालीन साधन, शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। जब संस्था को अस्थायी कार्यशील की पूंजी की आवश्यकता होती है, तब अल्पकालीन साधनों का प्रयोग किया जाता है। अल्पकालीन साधनों में सर्वप्रथम है कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक संस्था को अल्पकालीन कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के प्रमुख साधन है। वाणिज्यिक बैंक नगद साख, बैंक अधिविकर्ष, सुरक्षित ऋण एवं बिलों की कटौती के द्वारा संस्था को अल्पकालीन कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराते हैं। नगद साख ग्राहक एवं बैंकों के बीच औपचारिक समझौता है, जिसके द्वारा बैंक अपने ग्राहकों को एक निश्चित साख राशि का भुगतान आवश्यकता पड़ने पर निश्चित सीमा तक भुगतान कर सकती है। संस्था द्वारा आवश्यकता पड़ने पर वह राशि बैंक से आहरित की जाती है, तब आहरित की गई राशि की सीमा तक बैंक उस पर ब्याज वसूल करती है। बैंक अधिविकर्ष चालू खातों पर
बैंक अधिविकर्ष की सुविधा बैंक द्वारा दी जाती है। जब चालू खाते की जमा धन राशि से अधिक राशि निकाली जाती है तो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, और ओवरड्राफ्ट अमाउंट पर बैंक द्वारा निश्चित दर से ब्याज लिया जाता है। सुरक्षित ऋण, सिक्योर्ड लोन, बैंक संपत्तियों की प्रतिभूति पर ऋण प्रदान करते हैं। अल्पकालीन आवश्यकता होने पर इस प्रकार के ऋण से भी कार्यशील पूंजी को प्राप्त किया जाता है। बिलों की कटौती, डिस्काउंटेड ऑफ बिल, संस्था को जो प्राप्त बिल अपने ग्राहकों से प्राप्त होते हैं उन प्राप्त बिलों को परिपक्वता अवधि के पूर्व बैंक से डिस्काउंटेड कराया लिया जाता है, और यही डिस्काउंटेड बिल अल्पकालीन पूंजी के साधन के तौर पर संस्था में प्रयोग किए जाते हैं। व्यापारिक साख, ट्रेड क्रेडिट। व्यापारिक साख वह समय अवधि है जो किसी भी संस्था को अपने सप्लायर से माल के क्रय करने पर प्राप्त होती है। एक निश्चित समय अवधि के बाद ही इस धनराशि का भुगतान करना होता है, और यह भुगतान भी किस्तों में या एक मुश्त किया जा सकता है। यह व्यापारिक साख कहलाती है। देसी साहूकार, छोटी मोटी संस्थाओं को अल्पकालीन वित्त की पूर्ति देसी साहूकारों से हो जाती है। देसी साहूकार संस्था को आवश्यकता करने पर ऋण उपलब्ध करा देते हैं, पर देसी साहूकार वाणिज्यिक बैंकों की अपेक्षा अधिक दर से ब्याज वसूल करते हैं। जन निक्षेप, कुछ संस्थाएं पब्लिक डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती हैं। जनता से निक्षेप या प्राप्त धनराशि भी कार्यशील पूंजी के तौर पर प्रयोग में लाती हैं। ग्राहकों से अग्रिम, संस्था द्वारा यदि माल के आदेश के साथ संपूर्ण या आंशिक राशि अग्रिम के तौर पर ली जाती है तो इस प्रकार जो एडवांस ग्राहकों से मिला हुआ है वह भी अल्पकालीन पूंजी का साधन है। आंतरिक साधन, इंटरनल सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। इंटरनल सोर्सेस वर्किंग कैपिटल में एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं ह्रास कोष, डेप्रिसिएशन फंड। जब संस्था द्वारा ह्रास कोष का आयोजन किया जाता है तो आयोजित ह्रास की राशि उस समय अवधि तक, जिस समय अवधि पर संपत्ति क्रय करनी है या प्रतिस्थापित करनी है, उस समय अवधि तक इंटरनल सोर्स के तौर पर यूज की जा सकती है। इसी प्रकार इंटरनल सोर्सेस में उदाहरण के तौर पर है कर प्रावधान। जब संस्था कर भुगतान के लिए टैक्स प्रोविजन बनाती है तो टैक्स प्रोविजन की अमाउंट उस समय अवधि तक कार्यशील पूंजी के तौर पर संस्था में उपलब्ध होगी जब कर की राशि का भुगतान किया जाएगा। अन्य साधन, अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस ऑफ शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल में हम मुख्यतः ले सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर संचालकों से लिया गया ऋण, कर्मचारियों से ली गई प्रतिभूति राशि एवं सरकार से प्राप्त सहायता या अनुदान की राशि। व्याख्यान के दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे कार्यशील पूंजी के विश्लेषण की विधियां या उपकरण, मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एनालिसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है। संस्था द्वारा कार्यशील पूंजी के विश्लेषण कर यह ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि संस्था द्वारा कार्यशील पूंजी का प्रयोग सही ढंग से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। यदि नहीं किया जा रहा है तो उसमें सुधार के क्या तरीके हैं, यह कार्यशील पूंजी विश्लेषण कहलाता है। अब कार्यशील पूंजी विश्लेषण की कौन कौन सी विधियां प्रचलित हैं उन्हें हम संक्षेप में समझते हैं। सर्वप्रथम कोष प्रवाह विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ फंड फ्लो एनालिसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल। कोष प्रवाह विश्लेषण कार्यशील पूंजी विश्लेषण की प्रमुख विधि है। इस विधि द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि संस्था ने किन किन साधनों से फंड या कोष प्राप्त किया है एवं किन किन साधनों पर कोष को व्यय किया गया है। फंड फ्लो बनाने के लिए
सबसे पहले कार्यशील पूंजी परिवर्तन की अनुसूची को बनाया जाता है, फिर फंड के साधन एवं प्रयोग का विवरण पत्र तैयार किया जाता है और इस प्रकार फंड के साधन और प्रयोगों का पता लगाकर कार्यशील पूंजी का विश्लेषण किया जाता है। कार्यशील पूंजी विश्लेषण की दूसरी विधि है रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर कार्यशील पूंजी का विश्लेषण किया जा सकता है। इसे हम रोकड़ विश्लेषण भी कह सकते हैं। कैश फ्लो एनालिसिस में यह पता लगाया जाता है किन किन साधनों से नगद प्राप्त की गई और कहां पर व्यय की गई। लेखा मानक 3 के अनुसार कैश फ्लो बनाने के लिए व्यापारिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है, संचालन क्रियाएं, परिचालन क्रियाएं और वित्तीय क्रियाएं। इन तीनों क्रियाओं में ये देखा जाता है कि रोकड़ का अंतर्वाह किन किन साधनों से हुआ और वाही गमन और रोकड़ कहाँ पर हुआ। इस प्रकार रोकड़ का विश्लेषण कर कार्यशील पूंजी का विश्लेषण किया जाता है। कार्यशील पूंजी के विश्लेषण की तीसरी विधि अनुपात विश्लेषण है, रेशियो एनालिसिस। विभिन्न प्रकार के अनुपातों की गणना कर भी कार्यशील पूंजी का विश्लेषण किया जा सकता है। कुछ उदाहरण के तौर पर मैंने रेशियो लिखे हुए हैं। ये हमारे अल्पकालीन शोधन क्षमता को निकालने के लिए रेशियो है, जिसमें हमारा है चालू अनुपात, करेंट रेशियो। करंट रेशियो की गणना करने के लिए करेंट असेट्स इज टू करेंट लायबिलिटी, चालू संपत्ति अनुपात चालू दायित्व किया जाता है। अर्थात एक संस्था की चालू संपत्तियों की तुलना चालू दायित्व से की जाती है। यह अनुपात यदि 2:1 है, 2:1 है, अर्थात चालू संपत्तियों की मात्रा 2 और चालू दायित्वों की मात्रा 1। और सरल शब्दों में कह सकते हैं चालू दायित्वों से दुगनी मात्रा में यदि चालू संपत्तियां हैं तो यह संस्था के लिए आदर्श या अच्छा माना जा सकता है। नंबर दूसरा है हमारा तरल अनुपात, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो को हम क्विक रेशियो भी कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। लिक्विड रेशियो निकालते समय लिक्विड असेट्स इज टू करेंट लायबिलिटीज किया जाता है। लिक्विड असेट्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे? करेंट असेट्स में यदि हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं तो लिक्विड असेट्स होती हैं। लिक्विड असेट्स और करेंट लायबिलिटीज का यदि रेशियो 1:1 है तो ये आइडियल माना जाता है, आदर्श माना जाता है, संस्था के लिए अच्छा माना जाता है। कैश रेशियो, नगद अनुपात, रोकड़ अनुपात, इसमें संस्था की कैश और बैंक को कंपेयर किया जाता है लिक्विड लायबिलिटीज के साथ। इसी प्रकार टर्नओवर रेशियो में हमारा मुख्य जो रेशियो है वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात की गणना करने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल किया जाता है। बिक्री की लागत को कार्यशील पूंजी से भाग देकर किया जाता है। इस प्रकार अनुपात, विभिन्न प्रकार के अनुपातों की गणना कर भी कार्यशील पूंजी की कार्य कुशलता का अनुमान लगाया जाता है। चौथी विधि है हमारी कार्यशील पूंजी को बजट तैयार करके, कार्यशील पूंजी का बजट तैयार कर प्रिपेयर दी बजट ऑफ वर्किंग कैपिटल। एक निश्चित समय अवधि में हम कितनी कार्यशील पूंजी का आवश्यकता होगी उसका अनुमान लगाकर कार्यशील पूंजी का बजट तैयार करते हैं। इस प्रकार कार्यशील पूंजी का बजट तैयार कर भी हम कार्यशील पूंजी का विश्लेषण कर सकते हैं। कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। 2 समय अवधि की चालू संपत्ति एवं चालू दायित्वों को प्रयोग कर तुलनात्मक प्रयोग कर हम कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची बनाते हैं। हम देखते हैं कि इस 2 समय अवधि में कार्यशील पूंजी बढ़ी या घटी और इस प्रकार हम कार्यशील पूंजी का विश्लेषण कर सकते हैं। ये 5 विधियां कार्यशील पूंजी विश्लेषण की प्रमुख विधियां हैं। धन्यवाद।